दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हमने विभिन्न कड़ियों में आपको काव्य पाठ, कहानी पाठ और इसके साथ साथ लेखकों से आपकी मुलाकात करवाई है। दरअसल इस श्रृंखला के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि जो किसान के साथ हमारे समय की जो व्यवस्था है, उसका जो व्यवहार है, उसको साहित्य में कैसे रेखांकित किया जा रहा है। हमारा साहित्य कैसे एक प्रतिपक्ष उसका प्रस्तुत कर रहा है और समय समय पर एक तरह से व्यवस्था की जो चालबाजियां हैं, उसकी जो कारगुजारियां हैं, उनका खुलासा करता रहा है। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम आम जन के साथ खड़े होकर के उसके पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं, और कविताएं इस प्रतिपक्ष को सबसे मुखर रूप में हमारे सामने लेकर के आती हैं। अगर कविताओं के इतिहास पर हम जाएंगे तो अपने समय की जो सत्ता है वो सबसे ज्यादा अगर किसी से उसके ऊपर फर्क पड़ा है तो उसमें कविताओं की भूमिका सबसे बड़ी हमको दिखाई पड़ती है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, संजीव कौशल जी। और मैं संजीव कौशल जी के बारे में जो बातें कहूंगा, आप ये मानिएगा कि मैं बहुत कम जानते हुए बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कविता का विद्यार्थी नहीं हूँ। बस कविता से मेरा थोड़ा जुड़ाव है, या यूं कह सकते हैं कि प्रेम है, जो कई बार हमको अपने समय को समझने में और जानने में हमारी मदद करती है। कई बार कविताएं जब नारे के शक्ल में आती हैं तो अपने समय को सही तरीके से संबोधित करती हैं, क्योंकि कविताएं सिर्फ खाली पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि वो आम जन की जो समस्याएं हैं, आम जन के जेहन में उतरने के लिए भी हैं। जैसे एक कविता है संजीव जी की, है कि पिता होना। इस कविता को मैं बस दो लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पिता होना फूल पत्तियों से भर जाना है। इस लाइन से पता चलता है कि आखिर में पिता होने का जो संबंध है और जो संबंध बनाया जा रहा है, उसमें कितना बड़ा फर्क आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे समय की जो व्यवस्था है, उसका कितना भरोसा जनता ने उसके ऊपर दिखाया होगा, कितनी तरह से उसको समझा होगा कि उसके आने के बाद, व्यवस्था बदलने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वो सारी चीजें हमको दूसरे रूप में नजर आ रही। तो दरअसल पिता होने का जो संकट है, देश का नेतृत्व करने का जो संकट है, उसको हम हर जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। संजीव कौशल जी अपने समय को सबसे गहराई से देखते हैं, समझते हैं, और उनकी जो पसधरता है वो सिर्फ खाली किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है। उनके जो सरोकार हैं, उनको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि वो 13वीं सदी से लेकर के जो हमारा 21वीं सदी तक का जो जर्मनी की जो कविताएं हैं, उनका उन्होंने अनुवाद किया है एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें 350 से अधिक कविताओं का संकलन किया गया है। इसी तरह से उन्होंने आशियाई कविताओं का अनुवाद किया है। उनका एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, कविताओं का उंगलियों में परछाइयां। मैं इसी के साथ संजीव कौशल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। शुक्रिया विपिन जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक संकट हमारे सामने है। और जिस तरह से पिता न सिर्फ अपने घर की देखभाल करता है, रक्षा करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उसका भविष्य कैसा हो, उसके सपने किस तरह पाले जाएं, पोसे जाएं, और हमको एक सुरक्षा का भाव भी मिलता है। मतलब हर तरह की हमारा जो एक विकास है, हर तरह का विकास वो सुनिश्चित करने में पिता की भूमिका होती है। और इसी तरह से हम राष्ट्राध्यक्षों को भी देखते हैं कि वो इस काम को करें। सवाल क्योंकि बहुत सारे हैं, उन्हीं सवालों को कुरेदते हुए, उनकी ज़मीन को कुरेदते हुए कुछ कविताओं की शक्ल में वो सवाल खड़े हुए हैं। तो मैं कुछ कविताएँ आपके समक्ष रखूँगा। ये पहली कविता है, देखते जाइए। आलू पैदा तो खेत में होता है, आलू पैदा तो खेत में होता है, मगर फलता-फूलता गोदामों में है। आलू पैदा तो खेत में होता है, मगर फलता-फूलता गोदामों में है। यह है विकास का असली मॉडल। इसे अभी पूरे देश में लागू होना है। देखते जाइए, अभी हर चीज़ को आलू होना है। एक और कविता है, इसका शीर्षक है गणित। और मैं बहुत ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि किसानों को जो वो अपने एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, उसमें अभी तक उन्होंने उतनी कहना चाहिए कि हिसाब-किताब नहीं लगाया है कि उनकी ज़मीन जो है, जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या? उसका उसका तो उन्होंने कुछ जोड़ा ही नहीं है।
तो किसानों को किस तरह लूटा जा रहा है, छोटी-सी कविता है गणित। 5 बीघा ज़मीन 50 लाख की बिक सकती है, 5 बीघा ज़मीन 50 लाख की बिक सकती है, मगर वह बेचता नहीं, जाड़ों में हड्डियाँ गलाता है, गर्मियों में उन्हें तपा लेता है। बारिशें अमृत की तरह पीता है और अपनी आँखों का वसंत मिट्टी में बिखेर देता है। जोतना, बोना, सींचना, काटना, बेचना सब करता है, फिर भी मज़दूरी तक नहीं निकलती, कर्ज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने ही लगाए पेड़ पर फंदे से झूल जाता है। वहीं किराए की दुकान में बैठा पंसारी, कोई लाख रुपए का माल भर खड़े पर बैठे-बैठे ही 5 साल में किराएदार से मालिक बन जाता है। 1 लाख से 5 लाख की कमाई कैसे होती है और 50 लाख ठिठक कर 1 लाख में कैसे बधिया हो जाता है, बाज़ार का यह गणित किसान कभी नहीं जान पाता। तो साथियों एक और कविता है जो जो किसान आंदोलन से ही उपजी है और उसका शीर्षक किसान आंदोलन रखा मैंने। जो चल रहा है उसी को डेडिकेटेड है। पापा खेत बचाने गए हैं, पापा खेत बचाने गए हैं, बच्चे ने जोश से कहा, अगर जीत कर आए तो क्या करोगे? फूलों का हार पहनाऊंगा। अगर पुलिस की गोली लग गई तो? बच्चा थोड़ा हिचक गया, फिर बोला, तब भी फूलों का हार। एक ये कविता है चिंगारी, जो आंदोलन जब बढ़ रहा था दिल्ली की सरहद की तरफ, तब ये कविता मैंने लिखी। रास्ते बंद हैं, पत्थरों खाइयों ने घोंट दिए हैं सड़कों के गले, हवाओं में मंडरा रही हैं गोलियां, लाठियां और साजिशें, प्रार्थनाएं जल चुकी, व्यवस्था को खा चुके मुनाफे के दीमक, सत्ता के गिद्ध हड्डियों से चिपकी खाल भी नोच लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं बच्चों के हाथों के निवाले। अब कोई उम्मीद नहीं सड़कों पर डेरों के सिवाय, अब वहीं बिठाने होंगे चूल्हे, तभी सुलगेगी चिंगारी में आग। और ये उसी को जारी रखते हुए जब ये ट्रैक्टर मार्च जब हुआ था तब ये कविता मैंने लिखी, कल जब। सड़कों पर फसल नहीं हो सकती, इसका मतलब यह नहीं कि सड़कें छुट्टा छोड़ दी जाएं। सड़कों पर फसल नहीं हो सकती, इसका मतलब यह नहीं कि सड़कें छुट्टा छोड़ दी जाएं। कल जब ट्रैक्टर उतरेंगे, खेतों खेतों की मिट्टी लेकर उतरेंगे। कल जब ट्रैक्टर उतरेंगे, खेतों की मिट्टी लेकर उतरेंगे और खेतों की मिट्टी को सड़कों की नसों में भर देंगे, ताकि सड़कें थोड़ा उर्वर हो जाएं कि उनसे होकर जनता के सपने और आवाज़ें गुजर पाएँ। एक और कविता है जो किसान नाम से मैंने, बहुत छोटी-सी कविता है, किसान। घास हूँ, अपनी जड़ों में सँभाल रखे हैं मैंने अपने ही रूप। घास हूँ, अपनी ही जड़ों में सँभाल रखे हैं मैंने अपने ही रूप। काटो, कितना काटोगे? मैं दाँतों से नहीं डरता, कट कर और मज़बूत हो जाता है मेरा तना। और ये एक कविता, इसका शीर्षक भी किसान आंदोलन है। ये थोड़ा पहले लिखी गई थी जब एक बड़ा किसान आंदोलन महाराष्ट्र में उठा था, उस समय मैंने ये कविता लिखी। और जब वो दिल्ली में आया आंदोलन तो हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरफ से एक आयोजन किया था जिसमें लगभग 6000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की और सड़कों पे मतलब ये खाना अ, अरेंज किया था। तो ये उसी समय ये कविता लिखी गई, किसान आंदोलन। पूरी पृथ्वी को हरियाली से बाँधते हैं उनके पाँव, पूरी पृथ्वी को हरियाली से बाँधते हैं उनके पाँव, पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, घाटियाँ उतरते हैं, बीजों को नींद से जगाते हैं उनके हाथ, मिट्टी का एक-एक कोना अन्न से भर देते हैं। मगर सोए रह जाते हैं उनकी आँखों के बीज, उनके सपनों को पोसने वाला कोई नहीं जो बंजर होती आँखों में चलाए हल, पानी दे, सहलाए, कोई फसल उगाए, सूखे चटकते खेतों में भटक रहे हैं किसान। सूखे चटकते खेतों में भटक रहे हैं किसान,
पानी की जगह सरकारी आंकड़े पी रहे हैं किसान। अपना सब बेच, बीज, खाद खरीद रहे हैं किसान। फसलों को आँसुओं से सींच रहे हैं किसान। आंकड़ों की काली स्याही में तड़प रहे हैं किसान। इज्जत की खातिर कुओं में कूद रहे हैं किसान। नीम की बाजुओं से लिपट सिसक रहे हैं किसान। अपने ही खेतों में फांसी से झूल रहे हैं किसान। अपनी ही हड्डियों को खाद में बदल रहे हैं किसान। मगर अब संभल रहे हैं किसान। झूठे वादों की कलई खोल रहे हैं किसान। आत्महत्याओं के बोझ सरों से उतार न्याय के लिए लड़ रहे हैं किसान। उनके कदमों को रोकना किसी के बस का नहीं। खेत की मिट्टी में उगे हैं उनके पाँव। सूरज ने अलाव में पकाया है उन्हें। बारिशों ने सींचे हैं उनके हाथ। फसलों ने महकाया है उन्हें। वे डटे हैं तुम्हारी सरहदों पर। वे डटे हैं तुम्हारी सरहदों पर। न्याय चाहिए उन्हें। सदियों की लूट से छुटकारा चाहिए। ये मैंने कविताएं सुनी और मुझे लग रहा है कि जो दर्शक सुनेंगे उनको भी बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। दरअसल कविताएं कई बार छोटी होती हैं लेकिन बात बहुत गहरी कर जाती हैं और वो कई दिनों तक हमारे साथ रहती हैं। संजीव जी, मैं किताबी दुनिया की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज समय निकाल करके इस श्रृंखला का हिस्सा बने, क्योंकि ये यात्रा हमारी बहुत लंबी चलनी है और हम चाहते हैं कि इसके जितने भी राहगीर हो पाए उतना हम सबके लिए सुखद होगा, क्योंकि हम सभी लोग एक एक ही राह पर चलने वाले राही हैं। मंजिल का तो पता नहीं है, क्योंकि आंदोलन का भी कुछ पता नहीं है कि क्या और कब तक चलेगा, लेकिन हमारी पक्षधरता हमको पता है कि हमको किस तरफ खड़े होना है। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और हम लोग फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बहुत, और आपके लिए बहुत शुभकामनाएँ मेरी ओर से कि आप ये काम की जो पक्षधरता है उसको बनाए रखें, और तमाम ऐसे जो विषय जिनको उठाए जाने की ज़रूरत है और जिनको आवाज़ देने की ज़रूरत है, उनको आपकी आवाज़ मिलती रहे और आप तमाम आवाज़ों को बुनकर एक बड़ी आवाज़ बना सकें। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप युवा हैं और इस तरह से युवा शक्ति को विचारों से जोड़कर जिस तरह रख रहे हैं लोगों के सामने, उससे निश्चित रूप से कोई नई राह मिलेगी। तो मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आगे ज़रूर हम लोग इस पे कभी मिलेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सर।